हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नीतीश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि 498A में जो आपको अगर एक्विटल हो जाता है तो उसका कोई एक कारण होगा, कोई एक रूल है जो आपके केस में अप्लाई हो रहा है। अगर ये रूल नहीं है आपके केस में तो हो सकता है कि आपको कन्विक्शन हो जाए। तो आपको ये देखना है कि आपके केस में ये रूल अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये रूल्स आपके केस में अप्लाई हो रहे हैं, एक या एक से ज्यादा रूल्स, तो आपका जो एक्विटल है वो पक्का है, नहीं तो फिर केस जो है कन्विक्शन की ओर जा सकता है। खैर, ये जो मैं कुछ रूल्स डिस्कस कर रहा हूँ वो एग्जॉस्टिव नहीं है, इसके बाद भी कुछ और रूल्स हो सकते हैं जो कि मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। फिलहाल मैं ये कुछ रूल्स कवर करता हूँ और इसमें जो है अगर आपके केस में ये चीजें अप्लाई हो रही हैं तो आप मेरे को बताइए। अभी जो है मैं आपसे ये शेयर करने वाला हूँ कि वो रूल्स हैं क्या वो रूल्स कैसे जो है हर एक जजमेंट में जो है ये रूल्स तो पक्का आएंगे, चाहे फैक्ट्स उसके चेंज होते रहे, बट वो रूल्स जो है हमेशा जो है उस जजमेंट में रहेंगे जब भी आपकी 498A का एक्विटल होगा। तो पहला रूल हम जो है डिस्कस करते हैं। पहला रूल ये है 161 की बयान में जो है कॉन्ट्राडिक्शन है, इंप्रूवमेंट है या फिर कोई चेंज है। तो अगर ऐसा है कोई भी आपका जो क्या होता है 161 की स्टेटमेंट क्या है, पहले मैं वो समझा देता हूँ ब्रीफ में। एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद जो है पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट करती है, इन्वेस्टिगेट होने के बाद जो है विटनेसेस को जो है एग्जामिन करती है। अलग अलग विटनेसेस होंगे वाइफ की साइड से, उनको एग्जामिन करेगी पुलिस के सामने एक स्टेटमेंट देंगे, वो गवाही देंगे और वो गवाही जो है बाद में जो है आप जो है यूज कर सकते हो और जो वो फिर उसके बाद जो है कोर्ट में गवाही देंगे। अब क्या होता है कि 161 की गवाही हो गई, उसके बाद जब वो कोर्ट की में आके गवाही देंगे तो कुछ ना कुछ अगर डिफरेंस होता है, और अगर कुछ ना कुछ डिफरेंस हुआ, सपोज पुलिस के सामने वाइफ ने कहा कि 10 लाख रुपए मांगे और कोर्ट में कह रही है कि 15 लाख रुपए मांगे, तो ये एक मटीरियल कॉन्ट्रडिक्शन है। पहले 10 लाख बोले, अब 15 लाख बोले, या कुछ चेंजेस कर लिए जिससे इम्प्रूवमेंट हो उसका केस और स्ट्रांग बने। जनरली ऐसी चीजें ये बहुत कॉमन प्रिंसिपल है जिसकी वजह से जो है आपको जो है एक्विटल हो जाता है। तो इसमें जो है आपको अपनी 161 की स्टेटमेंट और जो वो कोर्ट में कह रही है वो स्टेटमेंट और जो कंप्लेंट है, ये तीनों को कंपेयर करना बहुत जरूरी है। और तो इसमें आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, बट वो इम्प्रूवमेंट जो है मटीरियल इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, या छोटे मोटा इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए। मटीरियल इम्प्रूवमेंट यानी डाउरी डिमांड की वैल्यू ही चेंज कर दी है, डाउरी डिमांड कुछ अलग कर दी है, एडिशनल डाउरी डिमांड कर दी है। तो ये सब फैक्ट्स अगर आपके केस में है तो आपको जो है एक्विटल मिल जाता है। अब मैं आपको एक जजमेंट बताने जा रहा हूँ, फिक्र मत कीजिए, ये सारा मैंने एक आर्टिकल में सारी जजमेंट्स और उनका लिंक दे रखा है। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और इस आर्टिकल पे क्लिक करना है और इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं और साथ में जजमेंट्स जो है मैं आपको जो है दे रहा हूँ। देखिए, बहुत रिसर्च करके ये मैं करता हूँ, तो आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने केसेस में यूज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है नेक्स्ट ये जजमेंट में आ रहा हूँ, स्टेट वर्सेस पवन यादव की जजमेंट है। इसमें क्या हुआ था कि इसमें वही जो विटनेसेस थे उन्होंने एसडीएम के सामने कुछ और स्टेटमेंट दिया, आईओ के सामने कोई और स्टेटमेंट दिया और जो क्या कहते हैं कोर्ट के सामने कुछ और स्टेटमेंट दिया। यानी जो डाउरी डिमांड है उसमें चेंज आया था, उसमें कुछ 6 लाख रुपए और गाड़ी की डिमांड थी और पहले की स्टेटमेंट में सिर्फ 6 लाख रुपए लिखे थे, या वो फैक्ट्स जो है उन्होंने इम्प्रूव किए थे। तो उस बेसिस पे जो है कोर्ट ने जो है एक्विट कर दिया। देखिए, ये प्रिंसिपल सब में कॉमन होगा, फैक्ट्स आपके चेंज होते रहेंगे, हर एक केस का फैक्ट्स अलग होंगे, बट प्रिंसिपल आपको ध्यान रखना है, फैक्ट्स पे नजर मत डालिए कि आपके केस में क्या 161 के बयान अलग अलग हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है इंटरेस्टेड विटनेसेस का। अब क्या होता है कि कई बार वाइफ होती है और उसके जो भी रिलेटिव्स होते हैं वो आ जाते हैं गवाही देने कोर्ट के अंदर, जैसे कि भाई कोई फंक्शन हो रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि ऐसा जो है कोर्ट में चलता नहीं है और जो उसके माँ बाप और भाई है वो आ जाएंगे कोर्ट में गवाही देने, पर जो कोर्ट की फंक्शनिंग है वो कुछ अलग तरीके से है। ऐसी चीजें जो है चलती नहीं है कोर्ट के अंदर। और ये जो है इंटरेस्टेड विटनेसेस हम इन्हें कहते हैं कि इनका जो है पूरा मोटिव ही यही है कि आपको जो है पूरा अच्छी तरह फंसाना और आपका जो है को सजा दिलवाना।
कोर्ट इंसिस्ट करता है कि दैट देयर शुड बी इंडिपेंडेंट विटनेसेस। इसमें जो है जो बहुत अच्छी जजमेंट मैंने ढूंढी है स्टेट वर्सेस अनिल कुमार की। इसमें जो है लिखा हुआ है कि कोई भाभी है और जो ब्रदर है कंप्लेनेंट का, यानी वाइफ का ब्रदर और भाभी, उन्होंने गवाही दी थी, उस बेसिस पे जो है एक्विटल हो गया। तो अगर आपके केस में इंटरेस्टेड विटनेसेस ही हैं, नो इंडिपेंडेंट विटनेसेस, तो ये प्रिंसिपल आप पे अप्लाई होगा, आपको ये चेक करना है। अब एक और प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ जो अप्लाई होता है। ये एक रूल है कि ये अब मैं 406 में जाता हूँ, 498 के साथ 406 भी लगा रहता है कि भाई मेरा जो दहेज का सामान है इनके पास है। अगर कोई स्पेसिफिक इंस्टेंसेस नहीं है, यानी स्पेसिफिक लोगों की तरफ ये नहीं बताया कि किसने जो है कब और कैसे जो है डाउरी के आर्टिकल्स लिए थे, जो स्त्री धन है वो लिया था और उसके पास कैसे है, ये अगर ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया जाए, जो कि ज्यादातर कंप्लेंट्स में होता भी है, और किसको दिए, कब दिए, डेट, टाइम, स्पेसिफिक पर्सन की डिटेल्स और कहाँ पे दिए, ये सब चीजें अगर ये सब चीजें नहीं है आपकी एफआईआर में, तो 406 का केस आपके ऊपर नहीं बनेगा। तो आपको ये देखना है कि ये चीज है आपके ऊपर या नहीं है। नेक्स्ट बहुत कॉमन प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे जो है एक्विटल होता है। अच्छा, इससे पहले जो मैंने इंटरेस्टमेंट वाले पे जो जजमेंट बताई है वो है स्टेट वर्सेस गजेंद्र सिंह। ये जजमेंट आप नोट कर लीजिए, आर्टिकल आप देख लीजिए, आर्टिकल में आपको ये जजमेंट मिल जाएगी। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है वेग एंड नो स्पेसिफिक एलिगेशन। यानी जो है आपके डाउरी का केस है उसमें सबको इम्प्लीकेट कर दिया, आपके घर के सारे मेंबर्स को इम्प्लीकेट कर दिया फॉल्स डाउरी केस में, और उनके खिलाफ कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस नहीं है। ये एक क्वाशिंग का भी ग्राउंड होता है, तो ज्यादातर मामले क्वाशिंग के जो होते हैं वो वेग और स्पेसिफिक एलिगेशंस पे रिवॉल्व करते हैं, और उसमें जो है कोर्ट रिलीफ ग्रांट कर देता है डिस्टेंट रिलेटिव्स को ही, जो आपके साथ कभी नहीं रहते, और कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस या स्पेसिफिक इंसिडेंट्स उनके खिलाफ कुछ वाइफ ने जो है नहीं एलिज किया है। तो आपको ये देखना है कि ये प्रिंसिपल आपके केस में अप्लाई होता है या नहीं होता। ये 4-5 प्रिंसिपल्स मैंने एक्सप्लेन किए, रूल्स हैं। ये रूल्स हर केस में कॉमन रहेंगे। जो एक्विटल का केस होता है उसमें अगर आपके जो केस है उसमें ये लक्षण दिख रहे हैं तो हो सकता है कि आपका केस भी जो है अच्छा हो क्वाशिंग के लिए या फिर एक्विटल के लिए। और जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको ये देखना आना चाहिए कि ये है या नहीं है, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ इस पे जजमेंट्स हैं, पहले भी एक्विटल हो चुका है इन जजमेंट्स में, तो ऑब्वियसली मेरे केस में भी ये चीजें अप्लाई होती हैं। तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, डर घटेगा, और आप जो है इफेक्टिवली ये केसेस लड़ पाएंगे कोर्ट ऑफ लॉ में। देखिए क्या होता है कि नॉलेज एक पावर होती है। अगर आपको ये इस चीज की नॉलेज है कि आपके केस में ये प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रहे हैं, या एक से या दो, इनमें से 2 या 3 प्रिंसिपल्स भी इकट्ठे आ सकते हैं, तो आपको जो है फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। अब जो प्रोसेस है वो तो चलेगा ही, जो कोर्ट का प्रोसेस है वो अपने आप चलेगा, उसको तो मैं नहीं कुछ कह सकता उसके बारे में। पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये प्रिंसिपल्स आप पे अप्लाई हो रहे हैं यानी। बाकी आप ये मेरा आर्टिकल जरूर पढ़िएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके बहुत छोटा सा सिंपल वर्ड्स में आर्टिकल लिखा है। जजमेंट्स अगर आपको क्लिक करके डाउनलोड करनी है वो भी आप कर सकते हैं। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।